ये इस चैप्टर का पहला डेरिवेशन है। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर किसी बिंदु आवेश के कारण कोई आवेश होगा, उसके कारण किसी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का डेरिवेशन। मान लिया कोई प्लस क्यू कूलाम का आवेश है जो कि किसी के पराविद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। मीन ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका पराविद्युतांक के है। इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। इस आवेश से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P मान लिया गया जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P पर जो हमने बिंदु P माना है उस पर हमने एक धनावेश परीक्षण आवेश Q मान लिया कैपिटल Q। तो जब दोनों आवेश एक नॉर्मल Q था हमारे पास, जो बिंदु आवेश था, और दूसरा हमारे पास परीक्षण आवेश कैपिटल Q है, तो दोनों एक दूसरे क्या हो गए, r मीटर की दूरी पर हो गए। तो दोनों के बीच बल कार्य करेगा। तो कूलाम के नियम के अनुसार बल हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 के Q कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर ये परीक्षण आवेश है कैपिटल Q, और स्मॉल q जो है हमारे पास वो बिंदु आवेश। हमने पढ़ा है कि E बराबर होता है F/Q। अगर समीकरण 1 का मान जैसे समीकरण 2 में रख दिया जाए तो E बराबर F/Q था, F का मान था 1/4πε0 के Q/r² बटे क्या हो गया हमारा परीक्षण आवेश Q। इस Q से इस वाले Q को कट कर देंगे तो बन जाएगा E बराबर 1/4πε0 के Q/r²। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय हो सकता है जहां पर दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं। दो आवेश हो, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, और दोनों एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हो, तो ऐसे निकाय को आप वैद्युत द्विध्रुव कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि वैद्युत द्विध्रुव यदि दो आवेश जिनके बीच की दूरी बहुत कम है तथा दोनों पर विपरीत आवेश है और बराबर परिमाण है, तो इस व्यवस्था या सिस्टम को आप वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मैंने यदि कोई दो आवेश हो जिनके बीच की दूरी बहुत कम हो और दोनों पर विपरीत प्रकार के आवेश हो, लेकिन वह आवेश बराबर हो, एक पे +5 है तो दूसरे पर -5 हो, एक पे प्लस के दूसरे पर -q हो, तो ऐसे निकाय को आप वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है जो कि एक दूसरे से कम दूरी पर रखे होते हैं। दोनों आवेशों का परिमाण बराबर होता है। यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण देख लेते हैं। HCl एक ध्रुवीय अणु है, मतलब एक प्रकार का वैद्युत द्विध्रुव ही है, क्योंकि इसमें एक H+ है, दूसरा Cl- आयन उपस्थित होता है जो एक दूसरे से वैद्युत आकर्षण बल से बंधे होते हैं। दोनों आवेशों के मध्य 10⁻11 मीटर की दूरी होती है जो कि बहुत ही अल्प है, इसलिए आप इसको एक वैद्युत द्विध्रुव मान सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्लस का आवेश है और यहाँ पर माइनस का एक आवेश है, तो बराबर आवेश है और एक दूसरे से अल्प दूरी पर है, इसलिए आप इसको वैद्युत द्विध्रुव कह सकते हैं। H2O, NaCl, HNO3 आदि भी वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हो सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? अभी हमने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा था। वैद्युत द्विध्रुव क्या था? जहाँ पर एक धनात्मक आवेश हो और एक ऋणात्मक आवेश हो, दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। तो हमने एक प्लस का आवेश दिखा रखा है, दूसरा माइनस का आवेश दिखाया है। दोनों के बीच की दूरी को जो है वो 2L से प्रदर्शित किया जाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है किसी भी एक आवेश, इन दोनों के जो वैद्युत द्विध्रुव के दो आवेश हैं, इन दोनों आवेशों में से किसी भी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे यहाँ पर डिफाइन करा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान वैद्युत द्विध्रुव के दो आवेशों में से किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यदि हम एक आवेश प्लस q ले लें और द्विध्रुव की लंबाई यानी दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी हो वो 2L हो, तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर हो जाता है, P बराबर होता है Q × 2L, या फिर P बराबर हो जाएगा 2QL। वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक हो जाता है कूलाम मीटर, क्योंकि अगर मात्रक निकालना इसका मात्रक कूलाम होता है, लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा, तो मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर, और विमा हो जाती है ATL। आवेश की विमा AT हो जाती है और लंबाई की विमा L, तो ATL, या फिर लिख सकते हैं M0LTA। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। मीन इसकी दिशा अगर प्रदर्शित की जाती है तो ऋण आवेश से धनावेश की ओर प्रदर्शित की जाती है, और ये एक प्रकार की सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसको इस डायग्राम द्वारा दिखाया जा सकता है। जहाँ पर हमने एक जगह पर प्लस का आवेश ले लिया, दूसरी जगह पर माइनस का आवेश है, और वैद्युत बल रेखाओं को जो है वो हमने पता ही है कि प्लस के आवेश से निकालते हैं और माइनस के आवेश पर पहुँचाते हैं। यहाँ पर वक्र बनाती हुई रेखाएं प्लस से निकल रही है और माइनस पे जाकर मिल रही है। ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है।
वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये डेरिवेशन है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव हमने ए बी मान लिया, जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी यह है 12 है। इसका मध्य बिंदु मान लिया ओ। मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर बना हुआ है, एक तो प्लस क्यू से और दूसरा माइनस क्यू से। तो प्लस क्यू से इस बिंदु की दूरी हमें पता होनी चाहिए। तो प्लस क्यू से यहाँ तक की दूरी आती है r माइनस एल। इस तरीके से माइनस क्यू से यहाँ तक की दूरी आती है r प्लस एल। प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर जाती है, इसलिए E1 से इसको प्रदर्शित कर लिया, और माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पास आती है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको द्विध्रुव के पास आते हुए दिखा दिया, E2 से प्रदर्शित करा है। दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए यहाँ पर जब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उसको घटा दिया जाएगा। तो माना प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है तथा माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो E2 है। तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के क्यू आवेश बटे दूरी का स्क्वायर। दूरी थी यहाँ पर r माइनस एल का स्क्वायर। इक्वेशन मान ली इसको 1। r माइनस एल इसलिए लिया गया है क्योंकि P से Q तक की जो दूरी है वो r माइनस एल होगी। इसी प्रकार बिंदु P से माइनस Q तक की दूरी r माइनस एल है, तो दूसरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E2 बराबर 1/4πε0 Q बटे r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको मान लिया इक्वेशन 2। इसके बाद E1 और E2 विपरीत दिशाओं में, दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है, तो परिणामी तीव्रता जो होगी तीनों तीव्रताओं को घटाने पर प्राप्त होगी। E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2 समीकरण 1 में, और समीकरण 2 से मान रख देंगे यहाँ पर। E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के क्यू बटे r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 के क्यू बटे r प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पर 1/4πε0 क्यू दोनों में कॉमन है, दोनों जगहों पर है, इसको कॉमन कर लिया जाएगा। जब कॉमन करेंगे तो आ जाएगा क्यू बटे 4πε0 के 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो E बराबर हो जाएगा क्यू बटे 4πε0 के r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन r माइनस एल होल स्क्वायर r प्लस एल होल स्क्वायर। इसको खोल देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, तो हो गया E बराबर क्यू बटे 4πε0 के r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2rl बन गया 4rl, वो r प्लस एल r माइनस चलता तो हो गया r माइनस एल स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। तो ये 4rl हो गया यहाँ पर। E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के 4qrl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर 2ql को अलग निकाल लिया, 2r बचा रह गया। 2ql जो होता है हमारे पास वो p के बराबर होता है, जो कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। मीन्स की जगह पर p रख देंगे तो जाएगा 2pr। E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के 2pr बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। परंतु l पहले से ही बहुत अल्प दूरी है, तो अगर r को l के सापेक्ष काफ़ी बड़ा मान लिया जाए तो l के मान को नगण्य मान लेने पर फॉर्मूला बन जाएगा E बराबर 1/4πε0 के 2pr बटे r की पावर 4। r से r की पावर 4 काट देंगे तो r की पावर 3 बचेगा। E बराबर बन जाएगा 1/4πε0 के 2p बटे r3। वायु और निर्वात के लिए k का मान 1 होता है, तब E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 2p बटे r3। तीव्रता यहाँ पर हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो कि k परावर्तन वाले माध्यम में रखा हुआ है। इसके एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश है, दूसरे पर माइनस का क्यू आवेश स्थित है। बीच की दूरी यहाँ पर 12 दिखाई गई है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि ये वैद्युत ध्रुव दिखाया गया है ए बी, जो कि एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित है। मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर एक बिंदु P हमने दिखाया है यहाँ पर। इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है।
प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर जाती हुई दिखा दी और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पास आती हुई दिखा दी गई है। परिणामी तीव्रता इधर को मान लिया हमने। हमें आवेश से बिंदु की दूरी चाहिए होती है, तो हमें यहाँ से आवेश से बिंदु तक की हमने दूरी निकाल ली, इस बिंदु से आवेश की दूरी, तो हमारे पास आगे रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, उतनी ही दूरी यहाँ पर भी आएगी, ये वाली दूरी भी बराबर ही होगी। अब यहाँ पे आप भी देख लेते हैं, हमने दूरी निकाल ली, ए बी बराबर हो गया बी पी बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था यहाँ पर, तो हमने जब स्क्वायर लगाएंगे तो रूट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ए पी की दिशा में। आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी दिशा आ जाएगी पी बी की दिशा में। E1 और E2 दोनों के मान ही बराबर निकल के आए थे, लेकिन दिशाएं अलग अलग हैं, तो E1 जो है वो E2 के ए बी के समांतर और लंबवत घटक में अगर विभाजित कर देता हम इसे, लंबवत घटक हो जाता है E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, जो कि एक दूसरे के बराबर और विपरीत है। मीन ऊपर नीचे को तो हमने बनाए थे इस तरीके से, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि समांतर घटक जो होते हैं E1 cos थीटा और E2 cos थीटा होता है, जो कि एक ही दिशा में होने की वजह से हो जाएंगे, वे जुड़ जाएंगे। तो बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता आ जाती है, E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 का मान भी वही था और E2 का मान भी वही, तो दोनों का मान रख लिया, cos थीटा ऐसे ही आ गया, तो ये हो गया हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, 2 cos थीटा, हमने इसको कॉमन कर लिया, यहाँ पे 2 cos थीटा बना दिया। cos थीटा की वैल्यू निकाली, cos थीटा बराबर OB/AB हो गया डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा L बटे रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जब नहीं पढ़ी थी इक्वेशन उस जगह पर हमने वैल्यू रख ली, तो E बराबर हो गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 cos थीटा था, तो हो गया 12 रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्यू और 12 को एक साथ लिख दिया, 2QL कर दिया यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ दिखाई गई, तो हाफ और 1 पावर जो होगी इसकी मिलकर क्या हो जाएगी 3/2 पावर हो जाएगी। Q इंटू 12 इसको लिख दिया हमने P के बराबर कर दिया, P होता है वैद्युत गुण, तो इसकी जगह पर रख दिया जाएगा P और फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। यदि एल स्क्वायर का मान जो है वो आर के मान से बहुत कम हो जाए, तो एल स्क्वायर का मान जो होगा वो भी आर स्क्वायर की तुलना में बहुत ही कम हो जाएगा। उस स्थिति में हम क्या करेंगे, जो एल स्क्वायर था उसको छोड़ देंगे और E बराबर बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बटे आर स्क्वायर की पावर 3/2। इस 2 से इस 2 को काट दिया जाएगा, तो बन जाएगा E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बटे आर क्यूब। निर्वात और वायु के लिए K का मान होता है 1, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे आर क्यूब।